इसकी डेटा लेक आती है, ठीक है। अब डेटा लेक में हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा क्लाउड फंक्शन है जो कि इवेंट को लिसन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से एक एसएफटीपी रिमोट लोकेशन है, यहाँ से एक फाइल यहाँ पे लैंड करती है यूजिंग cron job, ठीक है। cron job अगर इसको आइडिया नहीं है तो cron job हमारे पास ये होती है कि एक सिंपल शेल स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, जो कि इस लोकेशन से हम उसको बताएंगे कि यहाँ से यहाँ की क्रेडेंशियल्स क्या है और यहाँ के क्रेडेंशियल्स बताएंगे, यहाँ से फाइल पाथ बताएंगे और यहाँ से पाथ बताएंगे, फाइल ट्रांसफर करेगा उसे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे एक फाइल ऐड होती है, फाइल का एक इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है, और वो इवेंट जो है वो लिसन कर रहा होता है क्लाउड फंक्शन, ठीक है। अब जैसे ही क्लाउड फंक्शन इस इवेंट को लिसन करता है, इस इवेंट के अंदर अच्छा इसमें ना इस इवेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, मतलब सॉर्ट ऑफ मेटा डेटा होता है जो इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। तो मेटा डेटा क्या टाइप होता है, जो फाइल लैंड होती है उस फाइल का पूरा पाथ अटैच होता है, ठीक है। वो पाथ इस इवेंट के वेरिएबल में पास होता है, ये इवेंट को लिसन करते हैं क्लाउड फंक्शन इस इवेंट के मेटा डेटा से एक फाइल का नाम निकालता है और उस फाइल को पकड़ के प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करके यहाँ से वो उसको बिक्री के अंदर लोड कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत ही हाई लेवल के स्टेप्स हैं। अब इसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी कस्टमाइजेशन होती है। अब यहाँ पर मैं साथ साथ लिमिटेशन भी बताता चलूँगा आपको कि हमारे पास लिमिटेशन क्या होती है किस सर्विस में। क्लाउड फंक्शन की हमारे पास दो लिमिटेशन होती हैं। अगर आपकी जो है ETL की रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें फुलफिल नहीं होगी तो आप क्लाउड फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर आपको प्योर टेलीकॉम सीखना चाहिए। आई थिंक AWS में लिमिटेशन होती है, आई थिंक वहाँ पे 50 मिनट्स होती है, यहाँ पे 9 मिनट्स होती है। अगर आपकी प्रोसेसिंग लॉजिक कोई ETL आपका वर्कलोड ऐसा है जो कि 9 मिनट से ज़्यादा ले सकता है तो उस केस में आपको क्लाउड फंक्शन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्लाउड फंक्शन 9 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। तो इन बिटवीन अगर आपकी कोई भी चीज़ होगी वो आपकी बीच में ब्रेक हो जाएगी। तो पहली लिमिटेशन इसकी होती है। दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि इसकी मेमोरी लोकेशन होती है जो कि 8 GB होती है। अगर आपको ऐसा वर्कलोड है जो 8 GB से ज़्यादा लेता है तो वो आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। आई थिंक 6-7 महीने पहले जो है वो 4 GB था, अभी रिसेंटली इन्होंने 8 GB सपोर्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपको वर्कलोड 8 GB से ज़्यादा तो भी आपको क्लाउड फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। दो लिमिटेशन होती है इसमें। अच्छा, अब इसमें ना डेटा लेक में भी आप ये सोचेंगे अभी हमने सिर्फ एक फाइल की बात की है, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं इस लाइन के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी तकरीबन 35 प्लस डेटा सोर्सेज हैं। 35 प्लस डेटा सोर्सेज का मतलब ये है कि एक एक सोर्स की एक मेरे पास सोर्स इवन ऐसी भी है जिसकी मेरे पास डेली 6000 फाइल आती है, ठीक है। उन 6000 फाइल्स को प्रोसेस करना जो है ना वो इतना ईजी नहीं होता। उसमें हम करते ही हैं कि अब जैसे मेरे पास ये बकेट है ना, जैसे जहाँ कहीं पे कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप ये वहीं पर शॉप कर लीजिएगा, हम उस काम से दोबारा कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास लेट से अभी पहले हमने बात करी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी डेटा लेक होती है, उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स के अंदर भी हमारे पास जो है उसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक और कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट का मैंने नाम रख दिया लैंडिंग जोन। एक कंपार्टमेंट मैंने मतलब कंपार्टमेंट को आप फोल्डर करेंगे, जैसे हमारे पास हम अपने PC का अगर फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर जी और उसके अंदर मजीद सब फोल्डर उस तरह की ये जी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। एक मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया प्रोसेसिंग जोन के नाम से, एक मैंने क्रिएट कर लिया फील्ड जोन के नाम से, और एक मैंने क्रिएट कर लिया प्रोसेस्ड जोन के नाम से। लैंडिंग जोन का मेरा मतलब ये होगा कि मैं अपनी cron जॉब को यहाँ पे स्पेसिफिकली बताऊँगा कि आपने इस बकेट के अंदर इस फोल्डर के अंदर आके फाइल को सिंक करना है। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे फाइल सिंक होगी, ठीक है, मेरे पास एक लॉजिक लगी हुई होगी, वो लॉजिक हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट सम लॉजिक लगी होगी जो कि इस फाइल को यहाँ से पकड़ के प्रोसेसिंग जोन के अंदर कॉपी कर देगी, ठीक है। प्रोसेसिंग जोन में कॉपी करने के साथ ही जो है वो इस क्लाउड फंक्शन को ट्रिगर कर देगी और उसको बताएगी कि भाई ये फाइल मैंने कॉपी कर दी है, आप इस फाइल को पकड़ें और प्रोसेस करें। ये क्लाउड फंक्शन अपना काम करेगा। अगर ये सक्सेसफुली काम कर लेगा, उस फाइल को कोई कुछ इशू नहीं होगा, सही है, आपका ETL लोड सक्सेसफुली रन हुआ तो वो क्या करेगा, इस फाइल को पकड़ के प्रोसेस जोन के अंदर मूव कर देगा। इट मींस कि आपकी फाइल सक्सेसफुली प्रोसेस होगी। अगर उसमें कोई भी फेलियर आता है तो वो उस फाइल को फील्ड जोन के अंदर मूव कर देगा, लेकिन इन दी एंड आपको जो प्रोसेसिंग जोन है वो खाली कर जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे का जब रन है तो वो आपको बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। और लैंडिंग जोन में आपकी सारी फाइल्स पड़ेगी, ठीक है। अब कल को अगर आपका कोई आप जाके लॉग्स देखते हैं क्लाउड फंक्शन का, आपको लगता है कि यार ये फेल हुआ होगा, क्या रीजन है, आपको जो है फाइल जाके देखिए तो आप फेल्ड जोन से जाकर फाइल को निकाल सकते हैं, जाके देख सकते हैं उसमें क्या हमारे पास इशू है, ठीक है। एक ये चीज़ होती है हमारे पास।
अच्छा, अब हम इसमें ना मज़ीद थोड़ा सा अच्छा इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने फाइल यहाँ से यहाँ कॉपी करनी है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि ये चलता है इंटरनेट, हम इसका डेमो भी एक बार देख लेंगे, मतलब एक छोटी सी चीज़ हम देखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्लाउड फंक्शन एक क्लाउड फंक्शन बना था, और ये मेरे पास है क्लाउड फंक्शन बी। और यहाँ पे हम अपना बिग क्वेरी का टेबल बना लेते हैं, और हम इस बिग क्वेरी का टेबल को कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास दो फील्ड्स हैं, इनफैक्ट तीन फील्ड हैं। ठीक है, पहली फील्ड का नाम है सोर्स, दूसरी फील्ड का नाम है डेस्टिनेशन, और तीसरी फील्ड का नाम है ये हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। प्रोसेस स्टेट है। हाँ, बिग क्वेरी में प्रोसेस डेटा होता है। जब इसमें भी ना लाजमी नहीं है कि प्रोसेस डेटा हो, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से सिनेरियो जिसमें आप बिग क्वेरी में अनप्रोसेस डेटा लोड करेंगे, और उसकी जो भी क्लीनिंग है वो बिग क्वेरी के अंदर ही करेंगे, ज़्यादा करके पाइथन में सारी सब कुछ करके उसको क्लीन कर देंगे। ये हमारा बिग क्वेरी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। ठीक है, और ये हमारी जो है वो डेटा लेक है, और इस डेटा लेक के अंदर हमारे पास जो है वो लैंडिंग जोन है, प्रोसेसिंग जोन है, फेल्ड जोन है, और प्रोसेस जोन है। ठीक है, अब हमारी जो है फाइल लाइन करती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब ये डेटा लेक जैसी फाइल लिखी है हमारे पास है वो एक इवेंट जनरेट होता है। सर एक क्वेश्चन था, ये हम ये कस्टमाइजेशन पहले तो बनी होती है, हमें इसको बनाना पड़ता है, लैंडिंग और प्रोसेसिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको बनाना ये भी एज पर नीड होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट नीड हो सकती है। मे बी किसी प्रोडक्ट की ऐसी नीड हो कि उनके पास जो है वो अच्छा, ये मैं इस केस में आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्टली जो रियल वर्ल्ड में अगर हम आए ना तो क्लाइंट हमें एक बार फुल लोड का डेटा देते हैं। ठीक है, लेट्स से कोई एक हैम आया और मैंने उन्होंने पूरी फाइल में डेटा दे दिया फुल लोड, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उसका फुल लोड का डेटा नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड उसका इंक्रीमेंटल डेटा। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर है वो फिजिबल है, लेकिन अगर आपको फुल लोड का डेटा डेली आना है उसके लिए हमें ये काम नहीं करते। फिर तो वहीं पे ही आ जाएगा ना कि ये जॉब फैले गई वहाँ पर आइकन में फैल जाएगा, वहीं पे उसमें फिर हमें लेकिन फुल लोड हमेशा नहीं आता, क्योंकि फुल लोड देना हमेशा फिजिबल होता नहीं है, तो इंक्रीमेंटल ही डेटा आता है। ठीक है जी, इसने हमारे पास एक इवेंट लॉन्च किया। ठीक है, इवेंट लॉन्च होने पे ना हमारे पास क्लाउड फंक्शन ये ट्रिगर हुआ। क्लाउड फंक्शन इसलिए ट्रिगर हुआ क्योंकि मैंने लेट्स से मैं इस बकेट को नाम दे देता हूँ डेव बकेट, क्योंकि जब मैंने क्लाउड फंक्शन ए बनाया था मैंने क्लाउड फंक्शन ए का जो ट्रिगर पॉइंट रखा था ना, ये डिस्कस करेंगे डेमो में कि हम इसका ट्रिगर पॉइंट इसका सेट करते हैं। ठीक है, वो भी हम डेमो में आपको ये चीज़ें रिलेट कर रहे हैं। ट्रिगर पॉइंट मैंने इसका सेट किया था डेव बकेट। ठीक है, अब वो ये क्लाउड फंक्शन क्या कर रहा है, इस बकेट के जितने भी इवेंट्स हैं उनको लिसन कर रहा है। ठीक है, फाइल एंड भी इवेंट लॉन्च हुआ, इसका इवेंट इसने लिसन किया। ये क्लाउड फंक्शन क्या करेगा, इस क्लाउड फंक्शन की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे ही ये ट्रिगर होगा ये इस बिग क्वेरी के कॉन्फ़िगरेशन टेबल को जाके क्वेरी करेगा। ठीक है, इस टेबल को क्वेरी करेगा, इस टेबल के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि इसने फाइल को कहाँ से कहाँ कॉपी करना है। सोर्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, इस सोर्स फाइल का पाथ क्या है, डेस्टिनेशन कहाँ पे इसने फाइल को कॉपी करना है वो पाथ पड़ा हुआ है, और जो भी मेरी फाइल है उसका मैंने फाइल के कॉन्फ़िगरेशन नेम रखा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नेम ABCD कुछ भी रखवा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्लाउड फंक्शन ने जब इस कॉन्फ़िगरेशन टेबल को क्वेरी किया तो इसने देखा कि अच्छा यार इस कॉन्फ़िग नेम के लिए सोर्स तो ये है और डेस्टिनेशन जो है वो ये है, तो इसने फाइल को पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के यहाँ कॉपी कर देना, और कॉपी करने के साथ ही इस क्लाउड फंक्शन ने इसको ट्रिगर कर देना। ये मेरा वो एक्चुअल क्लाउड फंक्शन है जो कि मेरी जिसमें मेरी ETL की लॉजिक लिखी हुई है, जो कि पूरी फाइल की प्रोसेसिंग की बेसिस पर है। वो पाथ लॉजिक है, वो पाथ लॉजिक है, एग्जैक्टली ये पाथ लॉजिक। तो इसने किया गया कि ये इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये फाइल्स को कॉपी करेगा एक जोन से दूसरे जोन में, और कॉपी करके अगले वाले को नोटिफाई कर देगा कि यार आप अपना काम शुरू करो। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि ये इस लैंडिंग जोन को रेफर नहीं करेगा,
ये इस प्रोसेसिंग जोन पूरा करते हैं, ठीक है। इसने और जब इसने इसको नोटिफाई किया ना तो साथ में इसने इसको फाइल का पाथ भी दिया कि भाई मैंने जो फाइल कॉपी की है ना प्रोसेसिंग जोन में, उसको फाइल का पाथ ये आप ये फाइल पकड़ना और इसको पकड़ के प्रोसेस करना। इसने ये फाइल पकड़ी, प्रोसेस की, जो भी ETL की लॉजिक थी, बिग क्वेरी के टेबल में डेटा लोड करना था, फिल करना था, एवरीथिंग वो काम किया। जब ये सक्सेसफुल हो गया तो इसने इस फाइल को पकड़ा और पकड़ के प्रोसेस जोन के अंदर मूव कर दी और इस जोन को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टिपिकल आर्किटेक्चर होता है जो हमारे पास नॉर्मली फॉलो होता है। अच्छा, अब हमने बात की थी लिमिटेशंस की कि यार हमारे पास जो है वो 9 मिनट्स की लिमिटेशन है और 8 GB की लिमिटेशन है, तो हम उस चीज़ को किस तरह कैटर करते हैं। अच्छा, उस चीज़ को कैटर करने का जो है, अच्छा इसमें उससे पहले हम इसके ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स होते क्या हैं। एक तो हमारे पास जो है ना वो इसका ट्रिगर पॉइंट होता है कोई भी एक टॉपिक हम अभी डिस्कस करते हैं कैटेगरी। एक इसका ट्रिगर पॉइंट होता है HTTP, ठीक है, और एक इसका ट्रिगर पॉइंट होता है पब्लिक का इवेंट, ठीक है। ये तीन इसके जो है ना हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। HTTP तो सिंपल एक URL है, क्लाउड फंक्शन का जो भी URL होगा उसको आप जाकर हिट करेंगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। इवेंट इज लाइक कि यहाँ पे कोई भी क्लाउड स्टोरेज का इवेंट है उसको लिसन कर रहा है। थर्ड वाली चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक क्या चाहिए। अच्छा, टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो है ना पब सब हमें डिस्कस करना जरूरी है कि पब सब हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं क्रीम ऊबर यूज़ करते हैं और ये पाइपलाइन यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है वो क्या होता है कि आप कोई राइट रिक्वेस्ट करते हैं और जो भी ड्राइवर या कोई भी कैप्टन होता है वो बेसिकली आपकी जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप जो है ना वो एज कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर है एक चीज़ की, आप एक मैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार मैं ये राइट अवेल करना चाहता हूँ, और वो कंज्यूमर है, वो आपकी जो इसे कह रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप करते हैं। तो बेसिकली इन बिटवीन जो भी सर्विस है जिसे कह रहे हैं कि करीम ऊबर एवरीथिंग, वो एज जिसे कह रहे हैं कि टॉपिक है। आप जो है वो एक चीज़ एक एंड से आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे एंड पे दूसरा बंदा आपकी रिक्वेस्ट है वो लिसन कर रहे हैं, सही है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक साइड से मैसेज पब्लिश करते हैं, बीच में सॉर्ट ऑफ एक पाइपलाइन है जिसके अंदर मैसेजेस जो है वो स्टोर होते हैं, और दूसरे एंड पे एक और बंदा बैठा है जो कि आपके मैसेजेस को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम मैप करें क्लाउड फंक्शन से, तो क्लाउड फंक्शन में हम इसको मैप इस तरह करते हैं कि आपके पास जो है ना वो लेट्स से क्लाउड फंक्शन A है, ठीक है, और क्लाउड फंक्शन A जो है ना वो किसी एक टॉपिक पे जो है वो ट्रिगर होता है, ठीक है। और आप इसके टॉपिक में कोई भी एक मैसेज पब्लिश करते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे ही जब अच्छा इसने जो है ना इस टॉपिक को सब्सक्राइब किया, ठीक है। सब्सक्राइब से मेरी मुराद ये है कि इसने सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि क्या इसके लिए वर्ड यूज़ करना चाहिए कि इसने सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है कि जैसे ही इस टॉपिक के अंदर कोई भी मैसेज आएगा तो इसका ट्रिगर होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें कोई मैसेज पब्लिश करते हैं, इसने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, इसको पता चल जाता है कि यार इस क्यू के अंदर एक मैसेज पब्लिश हुआ है तो ये फॉरन ट्रिगर हो गया, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम क्लाउड फंक्शन को हिट दे सकें, मतलब वो ETL को जो है वो हिट दे सकें, ठीक है। तो मेन इसका पर्पस ये होता है। इसके बाद जो है हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी बहुत स्लाइड ऑफ बैम्बू, जैसे बैम्बू होता है आपके पास, हाँ, उससे वो लैंड करता है तो आपकी इमेजेस पे कवर बिल्कुल सॉर्ट ऑफ अच्छा बिक्यूरी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बिक्यूरी का पहले हम हायरार्की की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो GCP की ओवरऑल जो हायरार्की होती है वो होती है कि टॉप लेवल हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मल्टीपल डेटा सेट्स होते हैं, वन और मोर डेटा सेट्स होते हैं, और विद इन वन डेटा सेट हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि डेटा सेट एक तरह से कह लें कि आप इसको नॉर्मल जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस होते हैं तो उसमें जो डेटाबेस होते हैं दैट इज लाइक अ डेटा सेट, ठीक है, और उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो इसको जो है ना आप डेटाबेस के साथ अगर ये वो आप एज अ मेटाफोरिकली कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके टेबल में और हमारे पास नॉर्मल डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनते हैं उसको खास फर्क नहीं है, सेम ही होते हैं,
ठीक है। इसी तरह इसमें भी हमारे पास उसी तरह फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स की उनकी डेटा टाइप्स होती हैं और इसी तरह न्यूट्रिशन हमारे पास रिलेटेड डेटाबेस है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास जो है वो स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपने सुना होगा स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में, डेटाबेस के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, उसको नॉर्मली हम स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें व्यूज सपोर्टेड होते हैं, जिस तरह नॉर्मली व्यूज बनते हैं डेटाबेस के अंदर, इसमें भी व्यूज हमारे पास सपोर्टेड होते हैं। और जहाँ तक बात है हमारे पास इसमें परमिशंस की, अच्छा इसमें जो परमिशन होती हैं वो हमारे पास होती हैं डेटा सेट लेवल पे, ठीक है। आपने जो है वो डेटा सेट लेवल पे अगर परमिशन देंगे तो आप डेटा सेट लेवल पे दे सकते हैं, आप किसी एक टेबल लेवल पे परमिशन नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। उस डेटा सेट के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे उन सब टेबल पे उसको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो डेटा सेट लेवल पे आप इसमें दे सकते हैं। BigQuery में हमारे पास जो है ना वो 2 से 3 तरह की ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब किसी डेटाबेस को क्वेरी करते हैं तो हम रैंडमली क्वेरी लिख देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। तो हम ये देखते नहीं है कि इस टेबल में कितना डेटा पड़ा है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार जो है ना वो कहीं भी रखेंगे, मतलब इस तरह के डेटा के हाउसेस होते हैं, रेडशिफ्ट हो गए, BigQuery हो गई, तो और एज़्योर साइलेंस हो गया, इसमें कहीं भी जो सेलेक्ट स्टार जो है वो रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसमें होता है कि हमारे पास जो डेटा का स्कैन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल। हमारे पास जो है ना 2 तरह के डेटाबेसेस होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कॉलमनर डेटाबेस, जो ये वेयर हाउस वाले होते हैं, हमारे पास कॉलमनर डेटाबेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉलमनर से हमारे पास ना जो चीज़ माइंड में आती है वो ये आती है कि हमारे पास जो डेटा स्टोर हो रहा होता है, एक तो हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा होता है कि यार इस तरह ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, इस तरह हमारे पास बैकएंड इस तरह डेटा स्टोर हो रहा होता है। लेकिन जो कॉलमनर डेटाबेस होते हैं उसमें हमारे पास जो है वो डेटा कॉलम वाइज जो है ना वो स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए जो है ना जब आप किसी रिलेशनल डेटा जो है ना उसमें आप उसको क्वेरी करते हैं तो उस पर इतना इम्पैक्ट हमारे पास नहीं आता, लेकिन आप किसी इस तरह वेयर हाउस में इसमें क्वेरी करेंगे तो उसमें बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो आपको वही स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने चाहिए जो कि आपको एक्चुअली में क्वेरी करना है। ये नहीं कि आप सेलेक्ट स्टार कर लें तो वो सारे कॉलम्स को क्वेरी कर रहा हो, ठीक है। तो जो कॉलम आपको चाहिए सिर्फ आप वो सिलेक्टेड कॉलम जो है वो उनको यूज़ करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट होता है पार्टीशनिंग का। अब लेट से आपको जो है ना वो देखना है कि किसी वो आपके पास कोई 100 और GB का डेटा पड़ा हुआ है और आपको देखना है किसी एक दिन के कितने रिकॉर्ड थे। अब आप उस डेटा पे क्वेरी क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे सेलेक्ट लेट से कॉलम फ्रॉम टेबल और आप जो है वो वेयर लगाएंगे, ठीक है। और वेयर आपको एक डेट का कॉलम उस पर क्वेरी करेंगे, वेयर डेट इज इक्वल टू दिस डेट, ठीक है। अब इससे आपको नुकसान क्या होगा कि जब आप ये क्वेरी रन करेंगे ना तो ये आपके पूरे के पूरे डेटा को स्कैन कर रहा होगा, आपके 100 GB ऑफ डेटा को स्कैन कर रहा होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जब कॉस्टिंग का जो है फैक्टर आ जाता है कि आपकी स्कैनिंग की जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो पार्टीशनिंग हमें किस तरह हेल्प आउट करती है कि जब आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं ना BigQuery के अंदर तो आप उसको बता देते हैं, दैट से आपको पता है कि आप अच्छा ये चीज़ जो है थोड़ी सी उसमें आती है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप अपने टेबल पे किस तरह की क्यूरीज परफॉर्म कर रहे हैं। लेट से आप किसी डेटा एनालिसिस के लिए टेबल बना के दे रहे हैं डेटा और आपको पता है कि उसमें कोई इवेंट डेट का कॉलम और वो उसी पे ही क्वेरी कर रहा होगा डेटा बेस, तो ये थोड़ा सा आपको पहले कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत होती है कि पार्टीशनिंग के लिए कौन सा कॉलम ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वंस आप पार्टीशनिंग कर देते हैं, लेट से मैं अपना टेबल बनाते हुए कहता हूँ कि यार आप क्या करें इवेंट डेट के कॉलम पे पार्टीशनिंग कर दें। अब होगा क्या कि BigQuery में जब मेरा टेबल क्रिएट होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा बैकएंड, जो कि बेसिकली वो मुझे विजिबल नहीं है, वो गूगल की अपनी सेटिंग है, बट थ्योरेटिकली जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ अवेलेबल करवाई है वो ये है कि बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़े टेबल के अंदर आपकी छोटी छोटी पार्टीशन बनी है। लेट से ये एक दिन की पार्टीशन बन गई, ये एक दिन की पार्टीशन बन गई और ये एक दिन की पार्टीशन बन गई, इसी तरह सो ऑन। अगर आपने इवेंट डेट पे पार्टीशन किया और इवेंट डेट के अंदर आपको वैल्यूज पड़ी होती है इस तरह, मतलब डेट टाइप की वैल्यूज पड़ी होती है, कोई भी एक डेट, ठीक है। तो वो क्या करेगा उनकी इस तरह करके पार्टीशन बनाएगा और हर पार्टीशन के अंदर उस अपने पर्टिकुलर डे का डेटा स्टोर होगा। अब जब आप क्वेरी करने के लिए जाएंगे और आप वेयर क्लॉज लगाएंगे ना तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्टीशन का डेटा क्वेरी कर रहा होगा, वो बाकी सारी पार्टीशन को स्कैन नहीं कर रहा होगा। तो यू कैन इमेजिन कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी ऑप्टिमाइज हो सकती है, पहली चीज। अच्छा, अब इस पार्टीशनिंग के साथ ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है BigQuery के अंदर क्लस्टरिंग। अच्छा, क्लस्टरिंग वो डेटा साइंस वाली क्लस्टरिंग नहीं है, ये सिंपल एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें
पार्टीशनिंग के अंदर मजीद ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने दे दिया कि अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास ना इस पार्टीशन में डेटा पड़ा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पार्टीशन के अंदर भी मेरा डेटा पड़ा हुआ है ना वो सॉर्टेड डेटा पड़ा है। आप कहते हैं कि मेरे पास एक कॉलम है कॉलम ए और आप कहते हैं कि मेरा जो डेटा पड़ा हो ना वो कॉलम ए की वैल्यू के हिसाब से सॉर्टेड हो, जैसे हम एसक्यूएल की क्वेरी लगाते हैं ना हाँ इंडेक्स के लिए ऑर्डर बाय दिस डिसेंडिंग, तो आप कहते हैं नहीं मैं अपना डेटा जो है ना सॉर्ट करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो विद इन दैट पार्टीशन भी आपका डेटा सॉर्ट होगा। अब इसका आपको फायदा क्या होगा, जब कल को आप ज्वाइन लगाने के लिए जाएंगे ना कोई भी एक बड़े टेबल का छोटे टेबल का ज्वाइन, तो आपका जो ज्वाइन है वो बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड पड़ा होगा, ठीक है। तो पार्टीशनिंग और क्लस्टरिंग जो है ना ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो पहले हमारे पास पार्टीशनिंग होती है, ठीक है, पार्टीशनिंग के विद इन वन पार्टीशन भी अगर आप मजीद ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप क्लस्टरिंग यूज कर सकते हैं। क्लस्टरिंग से सिंपलिसिटी होती है मतलब इंडेक्सिंग के अंदर जिसका एक क्लस्टर इंडेक्स होता है नॉन क्लस्टर नहीं वो उसको वाला ये सब रिप्लेस सकते सेम हैं। केस होता है। और अगर मेरे पास मुझे क्लस्टरिंग दो कॉलम्स पर करनी है आपकी मर्जी है। एज ऑफ माय नॉलेज आई थिंक लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था 5-6 महीने पहले तो 3 से 4 कॉलम्स की लिमिटेशन थी, मतलब 4 कॉलम तक आप कर सकते हैं। अब मे भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा उसमें भी फिर इसमें भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो क्लस्टरिंग का जो मतलब आप डिफाइन करेंगे ना कि आप सॉर्ट बाय करना चाहते हैं कॉलम ए देन कॉलम बी देन कॉलम सी, ठीक है। तो आपको जो है वो पहले से एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप जो क्वेरीज कर रहे होंगे वो इन्हीं उस पर कर रहे होंगे, इन्हीं 3 कॉलम पर सॉर्ट कर रहे होंगे। अगर इनके अलावा कोई और कॉलम है तो उसमें आपको फिर क्लस्टरिंग का एडवांटेज होगा, ठीक है। तो आपको वही कॉलम यूज़ करने हैं यहाँ पे जिनके बारे में आपको पता है कि आप ये मोस्टली अपने एनालिसिस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बिगक्वेरी के कुछ मजीद डिफरेंट फीचर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें से भी वही मसले आते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर आते हैं कि जिस तरह अगर मैंने कहीं पार्टीशनिंग नहीं किया तो बहुत सारी छोटी छोटी फाइलें होंगी और फिर मेरा जो प्रोसेसिंग टाइम होगा बढ़ जाएगा। आप कहते हैं अगर आप पार्टीशनिंग नहीं करते, हाँ मेरे पास हर पार्टीशन में फाइल्स पड़ी हुई है जिसमें करते हैं मैं एक वेब फाइल तक एक बड़ी साइज फाइल में अवॉइड हम बिल्कुल उसमें टाइम पड़ जाएगा। कहीं हमने पार्टीशन नहीं नहीं बिल्कुल आपका टाइम पड़ जाएगा उसमें। अच्छा बिगक्वेरी में जो एसक्यूएल लिखते हैं हम और जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड एसक्यूएल होती है उसको कोई खास फर्क नहीं है। जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल की सारी चीज़ें बिगक्वेरी में भी सपोर्टेड है, लेकिन बिगक्वेरी ने कुछ अपने एक्स्ट्रा फंक्शन दिए होंगे, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन की सारी डिटेल्स दे जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी बहुत जो है वो सॉर्ट ऑफ वेल मेंटेन है। अच्छा इसके अलावा डिफरेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास फीचर होता है स्केड्यूल्ड क्वेरीज, ठीक है। लेट्स से आप कहते हैं कि यार आपका मिसाल का भी यूज केस ऐसा है कि आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स बने हैं। आपका एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, एक आपके पास क्यूए का प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक आपका यूनिटी का प्रोजेक्ट है। इन